धन्यवाद संजय जी, जर्नला जी। सर्वप्रथम मैं बाबा साहब बोधिसत्व भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ। इस क्षेत्र के नवजागरण के महत्वपूर्ण महामानव भोला भोई जी को प्रणाम करता हूँ और बाबा साहब से पूर्व गुलामगिरी जैसी एक महत्वपूर्ण किताब देकर हम लोगों को गुलामी का एहसास करा, उससे मुक्त कराने का रास्ता दिखाने वाले, दलितों की शिक्षा और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले परम आदरणीय परम श्रद्धेय ज्योतिबा फूले को नमन करता हूँ। आज के इस आयोजन में अम्बेडकरवादी लेखक, संस्कृति कला के जो आयोजन करने की समस्त टीम को साधुवाद देता हूँ। सम्माननीय मंच, सभागार में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, सुधी श्रोताओं, भारतीय समाज में अम्बेडकरवादी साहित्य की भूमिका क्या है, इस विषय पर अपनी बात रखूंगा। मैं अध्यापन के क्षेत्र से कभी जुड़ा नहीं रहा, तो मेरा जो लिखने का और जो बोलने की बात है बड़ी मिक्सअप हो जाती है। कुछ चीज़ें आगे, कुछ चीज़ें पीछे, मतलब लाइनअप एक जैसा नहीं होता। अम्बेडकरवादी साहित्य क्या है, इस बारे में हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं। अम्बेडकरवादी साहित्य को समझने से पहले जो बात कही गई हम भगवान बुद्ध से, उनकी विचारधारा से, जो परिवर्तनकामी थी, उस समय की रूढ़ियों और जो कुरीतियां व्याप्त थी समाज में, उसके विरुद्ध उन्होंने जो आंदोलन किया और एक नया रास्ता दिखाया, वही बुद्धिज्म है। इस बुद्धिज्म ने उस समय के ब्राह्मणवाद से लोहा लिया। कालांतर में जब ब्राह्मणवाद हावी हुआ और बुद्धिज्म का पतन हुआ, तो बुद्ध की शिक्षाएं सिद्धों और नाथों से होती हुई मध्यकाल के निर्गुण संतों के माध्यम से हम सबके बीच में पहुंची। कहना न होगा कि कबीर, रैदास, दादू, पीपा, इन सब की रचनाओं में हम प्रतिरोध के स्वर पाते हैं। उन्होंने उस समय की, अपने समय की तमाम कुरीतियों के ऊपर, जातिवाद के ऊपर, वर्णवाद के ऊपर हमला किया है उनकी अपनी भाषा में। और चूंकि वे पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनकी रचनाएं आज भी हमारे बीच वाचिक परंपरा के माध्यम से जीवित हैं। नवजागरण की बात आती है, स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व 18वीं शताब्दी से के लगभग जब नवजागरण की बात आती है, तो राजा राम मोहन राय और अन्य लोगों का नाम लिया जाता है। लेकिन उनकी जो समस्याएं थी, वो हमारी समस्याएं नहीं थी। हमारी समस्याएं, दलित समाज की समस्याएं, शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना, शहर से बाहर, गांव से बाहर, दक्षिण दिशा में उनकी बसाहट होना, उन्हें रोजगार के लिए, आजीविका के लिए, पेट भरने के लिए किन्हीं अगड़ों पर या ब्राह्मणवादी लोगों के ऊपर आश्रित होना होता था। इस वर्ग की चिंताओं को देश के विभिन्न हिस्सों में कई महामानवों ने शब्द दिए और उनके लिए काम किया। भोला भोई जी उनमें से एक थे। ज्योतिबा फूले का जैसा कि जिक्र किया गया वह थे। दक्षिण में अयंकाली नारायण गुरु और रामास्वामी पेरियार थे, जिन्होंने समाज के लिए अथक प्रयास किए और इस समाज को एक नई दिशा दी। बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार हैं, वह अपने पूर्ववर्ती तमाम महानुभाव, महामानवों से प्रेरित रहे हैं। बाबा साहब समता, बंधुत्व और न्याय की बात करते हैं
और इन 3 सिद्धांतों पे उनका पूरा दर्शन टिका हुआ है। वे आर्थिक रूप से समाज को सुदृढ़ करना चाहते थे, सामाजिक रूप में जो निम्न स्थितियां थी उनसे ऊपर उठाना चाहते थे, राजनीति में हम सबको समान रूप से प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए उन्होंने पूरा काम किया। मैं भाग्यवादी नहीं हूं, अर्थात सौभाग्य और दुर्भाग्य की बात नहीं करता, लेकिन ब्राह्मणवादी षड्यंत्र के चलते बाबा साहब को उस अवार्ड से वापस होना पड़ा जो 1927 में जब यहाँ कमीशन आया था उसके सामने अपनी बात रखी गई, और रैमजे मैकडॉनल्ड अवार्ड, जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है, वो हमें जो दिया गया था, जिसमें दलित वर्ग के प्रतिनिधियों को राजनीति में अपना प्रतिनिधि चुनने की कानूनन बाध्यता थी। पूना पैक्ट के बाद जो अगर पूना पैक्ट नहीं करते, बाबा साहब के मन में ये स्पष्ट उस समय जो आंदोलन चला, गांधी जी ने उस अवार्ड, कम्युनल अवार्ड के विरोध में आमरण अनशन किया और पूना पैक्ट के लिए बाबा साहब को बाध्य किया। बाबा साहब यदि पूना पैक्ट नहीं करते, उनके मन में ये विचार था, उनको सलाहकारों ने सलाह दी और जो चीज़ें देख रहे थे, यदि उन्होंने नहीं किया और गांधी जी को कुछ हो गया तो हमारे जो लोग हैं पूरे देश में उनका कत्लेआम होगा, कि तो आप ही उसके लिए दोषी हैं। तो उस भय को भांप कर उन्होंने पूना पैक्ट किया था। साथियों, इस पूना पैक्ट का परिणाम हम आज भी देख रहे हैं। हमारा प्रतिनिधि वो हमारा नहीं होता, उसे सवर्ण वोट चाहिए और सवर्णों का प्रतिनिधित्व वो करता है, उन्हीं के वोट से वो जीतता है, उन्हीं के वोट से वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए जाता है। तो उनके प्रति वो लायक है, हमारे मुद्दों के प्रति वो उतना सजग नहीं है जितना उसे होना चाहिए था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो समता बंधुत्व की बात की, तो समतावादी समाज में उत्कृष्टता और तुच्छता जैसी चीज़ें अंतर्वस्तु नहीं होगी, ये उनकी सोच थी। सभी नागरिकों को बंधुत्व के द्वारा आपस में बंधे रहना, आपस में मेल जोल करना और समानता के साथ करना, यानी कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, न जाति के आधार पर, न रंग के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न वर्ण के आधार पर, सब एक दूसरे से समान होंगे। इस बात की उनकी परिकल्पना सिद्धांतों में थी और ये सिद्धांत जो है इन्हीं पे उनका पूरा अम्बेडकरवाद हमारा आगे चलता है। पूरे जीवन भर आदरणीय धर्मेश्वर जी ने उनके वॉल्यूम्स के 21 वॉल्यूम अंग्रेजी में हैं और हिंदी में तो अब 40 वॉल्यूम भी छप करके आ चुके हैं, उसकी बात की है। उनको पढ़ने से हमें बहुत काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती हैं। आज भी कई सारी चीज़ें नहीं आई, जैसा उन्होंने बताया, वास्तविकता में सच है। तो उनको पढ़ने से भी हम अम्बेडकरवाद को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा कि जो इन तीनों सिद्धांतों पर आधारित साहित्य है, जो समता की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है और सबके लिए एक समान न्याय की बात करता है, वही अम्बेडकरवादी साहित्य है। अब आप अगर देखेंगे तो जो पुराने ज़माने में चीज़ें हुई, नवजागरण के काल में हमारे लोगों ने जो हमारे जो महान पुरुषों ने काम किया, उसके बाद जो लेखन की धारा बदली इस पूना पैक्ट के बाद से, तो लेखन की धारा में 3 प्रकार के लोग समूहन पाए जाते हैं। जो कुछ तो हिंदू थे, हिंदूवादी जिसे आप कह सकते हैं, और एक वह वर्ग था जो प्रगतिशील था, वह भी लेखन कार्य उसने किया जिसमें हम लोग उसके पात्र हैं। और तीसरा है वो है दलित वर्ग के लोग जो अपना लेखन करते हैं। तो जो पुराने लेखन था परंपरावादी मानकों के ऊपर आधारित था और परंपरावादी मानक देवभाषा के मानक ही हिंदी भाषा में लिए गए हैं। देवभाषा अर्थात संस्कृत, और संस्कृत हम लोगों के लिए पढ़ने की मनाही थी। अगर किसी ने संस्कृत को सुन लिया तो कान में
पिघला हुआ शीशा, संस्कृत उर्वेद भी सुनेगा तो यही हाल थे, गौतम संहिता में ही लिखा हुआ है, कान में पिघला हुआ शीशा उड़न देना चाहिए। और यदि कोई संस्कृत बोलता है, संस्कृत में वेदोच्चारण करता है, तो उसकी जिह्वा खींच लेनी चाहिए। आंखों में गर्म सलाखे तक घुसेड़ने का प्रावधान उनके संहिताओं में किया हुआ है। तो इस परंपरावादी साहित्य के से हटकर, इनके मानकों से हटकर जो साहित्य है, जो बाबा साहब के सिद्धांतों पर आधारित है, वही अम्बेडकरवादी साहित्य है। शुरुआत में इस मैंने जो बातें बुद्ध से लेकर के मध्यकाल के सगुण निर्गुण कवियों की बात कही थी, वह हमें मार्ग देते हैं, मार्ग हमारा प्रशस्त करते हैं, लेकिन हमारी रचनाओं के मूल में बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत हैं। फूले ने जो शुरुआत की है, अगर कहें तो ज्योतिबा फूले के नाटक और पवाड़ा साहित्य उस समय शुरुआत में था, और उसी का प्रदर्शन लगातार जगह जगह हुआ, लोग उनसे प्रभावित होते थे। फूले जी की कविताओं में दलित विमर्श का जो संपूर्ण नवजागरण है वह समाया हुआ है। हिंदी में जब हम आते हैं, ये बात आपके उड़िया में भी होगी, कहाँ यहाँ भी कुछ कवि रहे होंगे, उस समय के लिए खोज का विषय है, लेकिन हिंदी में जब आते हैं तो इसके बाद में हमने उसी दौर में अच्युतानंद हरिहर जी और हीरा डोम के बारे में भी हमें जानकारी लगती है। ये अलग बात है कि हीरा डोम की उस एक कविता के अलावा दूसरी अन्य कविता हमें देखने को नहीं मिली, और वह शिकायती लहजे में है। अच्युतानंद जी समाज सुधारक थे, आर्य समाज से शुरुआत में जुड़े थे, और उसके बाद उन्होंने अपना स्वतंत्र समाज सुधार का काम चलाया और कविताओं के माध्यम से संदेश उन्होंने दिया था। अब इसके बाद का जो समय है उसमें भी लोगों ने लिखा, और प्रगतिशील प्रेमचंद जरूर, प्रगतिशील आंदोलन 1936 से चला, प्रेमचंद उसके पहले कविताएं लिख रहे थे, लेकिन जब 1927 में मार्च के माह में, जब ये पिछला मार्च गया है, बाबा साहब ने एक अधिकार के लिए आंदोलन किया। आप सोचिए क्या अधिकार हो सकता है कि हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं, और वो अधिकार था पीने के पानी का अधिकार। महाड़ के चौदार तालाब में सब लोगों को पानी पीने का अधिकार था, दलितों को नहीं था, वो अपने कुएं में जाए, उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। और जब चार लोगों के लगातार के अनुक्रम में रैली निकली तो वहाँ के लोग हतप्रभ थे और उनके ऊपर आक्रमण किया, काफी लोग घायल हुए। ये अधिकार क्यों मांगा गया? ये अधिकार इसलिए मांगा गया कि उस समय की जो प्रांतीय सरकार बॉम्बे असेंबली थी, उन्होंने अधिकार विधानसभा में, अपने असेंबली में कानून पास करके सबको समान अधिकार दिए थे, और यही अधिकार मांग रहे थे। भाई आप सब लोग तो पानी वहाँ से पी रहे हैं, पीने का पानी, यहाँ तक कि ढोल भी पानी पी रहे हैं, किंतु हम मानव हैं, हम लोगों को पानी पीने के लिए मनाही है। तो इस प्रकार से 1927 में आंदोलन जब किया तो उसी से प्रभावित होकर के प्रेमचंद की भी कई कहानियाँ हमें मिलती हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ, ठाकुर का कुआं और मंदिर जैसी जो गुरुवायूर मंदिर का आंदोलन जो बाबा साहब के ज़माने में एक बार हुआ था, उनको लेकर के ये कहानियाँ लिखी गई। हमारे प्रति सहानुभूति है, लेकिन प्रेमचंद की यह सहानुभूति भी कफन कहानी तक आते आते विकृत हो जाती है। तो वो हमारे सिद्धांतों के ऊपर, अम्बेडकरवादी सिद्धांतों पर प्रेमचंद का साहित्य या उनके समकालीन या उनके बाद के उस परंपरा के अन्य लेखक हैं, उनका साहित्य कहीं उस सिद्धांतों के ऊपर, कसौटी के ऊपर कसा जाए तो कहीं नहीं टिकता। तो कहने का मेरा जो तात्पर्य था कि हमारा लेखन भले ही वह आत्मकथा, कहानी, कविता, आलेख, लेख, नाटक या अन्य किसी विधा में आए, किंतु वह जो लेखन पूरा है वो अम्बेडकरवादी सिद्धांतों पे है। नाम चाहे जो रखें हम, चाहे उसे दलित आंदोलन कहें, चाहे दलित साहित्य कहें, चाहे अम्बेडकरवादी साहित्य करें, या बहुजन समाज, बहुजन साहित्य का बात हम करें, तो ये सभी उसी पे सिद्धांत वही है। कुल मिलाकर हम
फूले अम्बेडकर विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अम्बेडकर वाली विचारधारा ही हमारे साहित्य का आधार है और यह अत्याचार और विभेदात्मक जो व्यवहार है उनको अपनी रचनाओं में चित्रित करता है और चित्रित करने वाले व्यक्ति को भी चेतावनी देता है। इसके साथ साथ तुच्छता का जो अनुभव हमें कराते हैं, जो भी व्यवहार है उनका जो हमें अनुभव कराता है, इसके ऊपर भी हमला करता है। आप देखेंगे कि तमाम ब्राह्मणिकल जो ग्रंथ हैं उसमें हमारे लिए वर्जनाएं दी गई हैं, हमें ये नहीं करना है, मनाही दी गई है और इस मनाही के ऊपर भी हम प्रहार करते हैं। जो उनके साहित्य में नायक हैं वो हमारे खलनायक हैं और उनके उसमें जो खलनायक है वही हमारे वंचितों के वास्तविक नायक हैं, जिनको हम लेकर के अपनी बात रखते आए हैं। तो अम्बेडकरवादी साहित्य जो विभिन्न प्रकार की जो हीन भाव हैं उनको बाहर निकाल करके अच्छे भावों को भरने का एक साहित्य है और इस परिवर्तनकामी साहित्य है। आत्मकथा हम लोग लिखते हैं, भोगावा यथार्थ लिखते हैं, लेकिन सच को कहने का साहस यदि है तो हम ही लोगों में है। हमारे ही जो वंचित वर्ग है, हमारा जो दलित वर्ग है, यही वर्ग अपनी बात को बड़ी सच्चाई के साथ सामने रखता है ताकि इन रचनाओं के माध्यम से हमारे उस समाज का प्रतिनिधित्व हो और हमारा समाज किस दौर से गुजरा है और गुजर रहा है, ये बातें जनता के सामने पूरे समग्र रूप से प्रस्तुत हो और पूरे विराट रूप से जाए और लोग उसे समझें कि इस समाज क्या है और ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो यही उनकी हकीकत है। जो चीज़ सच्चाई है, जो सामाजिक जीवन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की किताब जूठन पढ़ी होगी, कारमाशी का जिक्र किया है। वो किस प्रकार का दारुण जीवन जीने के लिए आदमी प्रेशराइज था, यानी उनको उस जीवन को किस प्रकार से जीना पड़ा, वैसा जीवन किसी और आदमी को जीने को, जो सवर्ण है उनको जीने को नहीं मिलता। एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्या कारण है कि जूठन खाने का काम दलित कम्युनिटी ही करेगी, दलित समाज ही करेगा। भूख तो ब्राह्मण को भी लग रही है लेकिन उसके पास उसे नहीं, वो जूठन नहीं खाएगा, उसकी जात पर असर पड़ेगा। वो क्या करता है, उसको भिक्षा मांगने का अधिकार है, वो भिक्षा मांग करके पेट पाल लेगा लेकिन झूठा नहीं खाएगा, तो वो अधिकार उसे है। और एक दलित वर्ग का व्यक्ति, दक्षिण दिशा में रहने वाला व्यक्ति, गांव के बाहर रहने वाला व्यक्ति, जो 4 वर्ण के बाद में मनु ने जिसको 5वें वर्ण के लिए स्पष्ट रूप से मना किया, वह बहिष्कृत समाज का व्यक्ति, बहिष्कृत भारत का व्यक्ति, वह झूठन खाने के लिए मजबूर है। वह गोबर से अनाज बीन करके उसे खाने के लिए मजबूर है। ये कहानी जब सामने आती है तो आप देखेंगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और यही वास्तविक स्थिति जब हम सामने लाते हैं तो हमारा दलित जीवन क्या है ये दिखाई देता है। तो दलित साहित्य में जो लेखक है वह एक समाजशास्त्री की तरह व्यवहार करता है, उसके पास कल्पनाएं नहीं हैं और जब वो लिख रहा होता है तो ये उसका अपना अकेले का यथार्थ भोगा हुआ नहीं है, वो एक पूरे समाज को वृहद रूप से सामने रखता है और अपनी बात को कहता है। वह बहुत बारीकी से उसके साथ जो घटनाएं घटती है, वो जिस तरह से जीवन जीता है, जिस तरह से अपनी आजीविका कमाता है या जिस तरह से वो अपना सामाजिक जीवन जीता है, इन सब को का विश्लेषण जो वो करता है और विभिन्न समुदायों जो उसके सामाजिक साथ के हैं, जो दलित समुदाय हैं, उसके बीच में किस प्रकार के अंतर संबंध होते हैं, उसको भी बेबाकी के साथ उसकी पड़ताल करता है। ये बातें उनके तमाम अम्बेडकरवादी साहित्य जो रचा गया है, वो चाहे कविता के माध्यम से हो, चाहे आत्मकथा के माध्यम से हो या कहानी के माध्यम से हो, सामने रखने की कोशिश इसमें हुई है। पिछले 4 दशकों से, बल्कि 1980 के दशक से पहले से ही ये जो अम्बेडकरवादी साहित्य है ये हिंदी में भी उतना ही प्रभावी रूप से चला है और प्रारंभ के हमारे आज भी एक पीढ़ी है जो लोग उसमें लगातार सृजनशील हैं। बाबा साहब का जो सिद्धांत है
शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने जो एक और मूल मंत्र हमें 3 दिए थे, इन 3 मूल मंत्रों के ऊपर हमारे पूरे समाज को अपने रचनाओं के माध्यम से शिक्षित बनने के लिए प्रेरित करता है। संगठित रहें, भले ही अपने अनेक संगठन हमने बना लिए और उसकी हमारी मजबूरी भी है। आप देखेंगे एक वर्ण, उसमें भी ऊंच नीच है, जो सबसे ऊपर बैठा है, नरश्रेष्ठ है, लेकिन जब वो बात आती तो वो एकजुट है, ब्राह्मण है। वो ये अपने आपस में ही कह देंगे मैं कान्य कुंज हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, लेकिन जब बात आप कहेंगे आप कौन हैं तो वो ये नहीं कहेगा मैं मनुष्य हूँ, सीधा कहेगा मैं ब्राह्मण हूँ। तो वो जब ये कहेगा ब्राह्मण हूँ, हमारे दलितों के साथ में, हमारे पिछड़ों के साथ में, ये मैं उसे कहूँ कि चतुर्वर्ण जो हमारा है, शुद्ध वर्ण और पंचम वर्ण जिसको मनु ने मान्यता नहीं दी, उस वर्ण के लोग हजारों की संख्या में हैं। हर एक की अपनी अपनी जाति है और कुछ जातियां तो एक पॉकेट में है, एक क्षेत्र में है, बाहर नहीं मिलती। तो वो उन्होंने भी अपने अपने संगठन बनाए हैं, लेकिन ऐसे संगठनों के लिए भी हमने जगह जगह एक बात ये कही है कि जब बात आती है तो हमें एक फेडरेशन जैसा एक साथ मिल करके काम करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के उस बात पे हम उनके सिद्धांतों पे अपना आगे का संघर्ष वाली जो बात है उसे करना होगा। आप देखेंगे 2018 में अप्रैल का जो आंदोलन हुआ था उसमें भी अम्बेडकरवादी साहित्यकारों का महत्वपूर्ण भागीदारी थी। उनकी रचनाओं का पाठ हुए, लोगों ने इकट्ठे हुए और संगठित होकर संघर्ष किया। इस प्रकार दलित साहित्य रूढ़ी और परंपरा के नाम पर जो हमारे ऊपर थोपी गई वर्जनाएं हैं उनके प्रतिरोध का साहित्य है, उनके अस्वीकार करने का साहित्य है, उनको नकारने का साहित्य है, उनके विरोध का साहित्य है और उनके ऊपर क्रोध करने का साहित्य है। उसमें क्रोध भी है। तो शोषण अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह करना यह अम्बेडकरवादी साहित्य की मूलभूत विशेषता है। उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि दलितों के मध्य जो रूढ़ियाँ, जो कुरीतियाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, वर्णवादी व्यवस्था ने बहुत गहरे तक बैठा दी है, जो बहुत गहरे तक पेट करके बैठी हुई हैं, उनको बाहर निकालना है, उसको दूर करना है। यह उसका मूल उद्देश्य है, ताकि वे एक नए समाज का विकास कर सके, नए समाज की स्थापना कर सके और एक ऐसा समाज स्थापित हो जिसको समतामूलक हो, जाति विहीन हो, वर्ण विहीन हो। यही अम्बेडकरवादी साहित्य का मूल उद्देश्य है। और हम ये भी इसके साथ साथ अम्बेडकरवादी साहित्यकार ये भी पूरा ध्यान रखते हैं कि किसी प्रकार का अंतर्विरोध न हो, और अगर अंतर्विरोध हैं तो जो हिंदू धर्म के अंतर्विरोध हैं उनको बाहर ला करके सामने लाना, ताकि हम उसको भी समझें कि कौन सी चीज़ हमारे लिए वर्जनाओं के रूप में, प्रतिबंध के रूप में लगा दी गई है। इसके साथ संविधान में प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करना, संविधान प्रदत्त अधिकार जो मूल रूप से समता का अधिकार है। संविधान का आर्टिकल 15 बोलता है कि राज्य किसी के साथ जाति, वर्ण, रंग, नस्ल के आधार पर भेद नहीं, लिंग, मैं भूल चूक रहा था, लिंग के आधार पर भेद नहीं करेगा। तो संविधान प्रदत्त अधिकारों से हमारे समाज को परिचित कराना भी अम्बेडकरवादी साहित्य का एक उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की ओर सारे साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से लगे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वो भाग्य को नहीं मानता, तो भाग्य की जो बात है, भाग्य, दुर्भाग्य, सौभाग्य जो लोग बोलते हैं, ये इससे भी हम लोग बचते हैं। क्योंकि दलित समाज की कड़ी मेहनत और उसकी दरिद्रता, कड़ी मेहनत और दरिद्रता को बनाए रखना और कड़ी मेहनत की कमाई को खाने वाला जो वर्ग है वो चाहता है कि हमारे बीच में हम जितने दलित लोग हैं ये भाग्यवादी, भाग्य, सौभाग्य, दुर्भाग्य, जितने सारी चीज़ें हम भाग्यवाद की ओर हमें धकेला रहा जाए और हम दलित हैं। क्यों दलित हैं? कि पिछले जन्म में हमने कुकर्म किए थे या ऐसे कर्म किए थे, दलित जन्म पैदा हुए।
यह हमारा दुर्भाग्य कि हम दलित जन्म में पैदा हुए नहीं। इन सब चीज़ों से परे करना, इन अंतर्विरोधों को दूर करना और ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा जो ये चीज़ें हमारे बीच में रोप दी गई हैं, इनको हटाना, ये दलित साहित्य का या अम्बेडकरवादी साहित्य का मूल आधार है। समाज में जो अंधकार फैला हुआ है, इस अंधकार को फैलाने वाले जितने विश्वास हैं उनका हमारा समाज परित्याग करे और हम उसके लिए तर्क और विवेक के आधार पर अपनी रचनाओं में स्थान देते हैं और अपनी बात को कहते हैं, ताकि हमारा जो समाज है उन्हें रचनाओं को पढ़ें और उसके अनुसार तार्किक रूप से अपना जीवन जीना सीखें। इस प्रकार मैं आज आप सबके सामने अपनी बात को रखा है और मुझे बोलने का अवसर आदरणीय सुनानी जी ने, उनकी टीम ने दिया। आप सब लोगों ने सुना। मैं उस सब का आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में यही कहूँगा कि हम उस इतिहास को त्याग दें जो हमारी मानवीय गरिमा के विरुद्ध है। हम मानव हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य हमें माना जाए, मनुष्य हमें समझा जाए, यह हमारा मूल उद्देश्य है। और एक और भी इसके साथ ये कहूँगा कि ये हमारी जो जाति है वो ईश्वर ने नहीं बनाई। ईश्वर को हम लोगों ने बनाया है, ईश्वर ने हमें नहीं बनाया। ये जाति व्यवस्था मनुष्य के देन है और इसे हमें तोड़ करके, इस वर्ण को तोड़ करके समान रूप से हम सबको एक साथ एकजुट होना होगा, संघर्ष करना होगा और अम्बेडकरवादी विचारधारा को पर आगे चलते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाना होगा। मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही एक बात अंत में ये कहूँगा कि आज जो नगाड़े की आवाज़ है, इस नगाड़े की आवाज़, इस नगाड़े की गूंज अम्बेडकरवादी विचारधारा के साथ इस उत्कल भूमि पर गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर, मोहल्ले-मोहल्ले में हर एक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।